नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडीज कोड में। ये हमारा पार्ट फोर्थ रहने वाला है ज्योग्राफी सीरीज जो हमारा चल रहा है। ठीक है, ज्योग्राफी पीवाई की जो सीरीज चल रहा है बेसिकली उसका ये पार्ट फोर्थ रहने वाला है। हमने पार्ट लगभग 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इसमें। अगर अभी तक आपने उन सब वीडियोस को नहीं देखा तो जाइए देखिए। और इसके अलावा वेरियस लेक्चर्स को ले रखा पीवाई की सीरीज में, जैसे पॉलिटी का हो गया, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न का हो गया, आर्ट एंड कल्चर का हो गया, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का हो गया और इकोनॉमी का हो गया। सारे लेक्चर्स को हमने काफी होलिस्टिक वे में कवर कर रखा है। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि जाइए देखिए। चलिए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? ऑन द 21st जून, ऑन 21st जून द सन, 21st जून को सन क्या होता है? डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल, डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट अंटार्कटिक सर्कल, साइंस वर्टिकली ओवरहेड द नून एट नून ऑन इक्वेटर, साइन वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या होता है बताओ? देखो, ये अर्थ है, सॉरी ये अर्थ है। ठीक है, हमने एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट किया इसमें, एक नहीं मतलब तीन। जैसे इक्वेटर हो गया, हाँ, जो कि अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाता है, ये सदर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये है टॉपिक ऑफ कैंसर, ये है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये कैंसर हो गया, ये कैप्रिकॉन हो गया। ठीक है, अगर देखे तो लेट्स से अर्थ है भैया। ठीक है, अगर देखे तो सन अगर ऐसे है, अगर सीधा सीधा रख रहे हैं तो सन है, तो ये हमारा अर्थ सर्कल हो गया। ठीक है, अगर सन का रे जैसे डायरेक्टली इधर पड़ रहा है, ठीक है, तो इधर वाला जो एरिया है बेसिकली इधर डे होगा, इधर वाला पीछे वाला जो होगा नाइट होगा। ये इमेजिनेशन के थ्रू समझते हैं। एक बॉल लिया आपने, ठीक है, एक बॉल लिया है, अंधेरा है रूम में, आप वहां पे जला रहे हो टॉर्च ऐसे सीधा करके बॉल को। लेट्स से दिस इज बॉल, ये टॉर्च है। ठीक है, टॉर्च जब जलाओगे तो ऑब्वियसली ये पीछे वाला जो एरिया रहेगा इधर अंधेरा रहेगा, आगे वाला आपको पूरा यहाँ पे पूरा लाइट दिखेगा। ठीक है, टॉर्च को अगर ऐसे दिखाते हो तो बेसिकली अर्थ के साथ भी ऐसा कुछ है। हमें क्या देखने को मिलता है? इधर से जब सन का रे जाता है तो जिधर पड़ता है उधर डे होता है, जिधर नहीं पड़ता है उधर नाइट होता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गया। बट हमारा अर्थ क्या है? टिल्टेड है। कितना? 23.5 डिग्री। अर्थ कुछ इस प्रकार है। ठीक है, अर्थ कुछ इस प्रकार है। इक्वेटर हो गया, कैंसर हो गया, कैप्रिकॉन हो गया। तो सन का रे मतलब सन कुछ ऐसे होता है। तो क्या होता है कि जब सन का रे जैसे पड़ता है ना इस पे, तो 21st जून को क्या होता है? 21st जून को हमारा जो सन का रेज डायरेक्टली टॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है। ठीक है, 21st जून को सन का रेज डायरेक्ट टॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है। तो यहाँ पे बोला है साइंस वर्टिकली ओवर द हेड ऑफ टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, गलत है पहला। ठीक है, साइंस वर्टिकली ओवर हेड एट द नून ऑफ इक्वेटर, ये भी गलत है क्योंकि टॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली ये पड़ता है ऐसे सन का रेज। ठीक है, अर्थ टिल्टेड होने की वजह से आप देखो, अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है ना, तो अगर सन का मतलब सन का रेज इधर पड़ रहा है तो ऑब्वियसली इधर पूरा, इधर सन कहाँ सेट होगा? समझ रहे हो? यहाँ पे सेट नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर तो ए होगा। डज नॉट सेट बिलो द होराइजन ऑफ आर्कटिक सर्कल। ये आर्कटिक सर्कल है ना, ये एंटार्कटिक सर्कल है बेसिकली इधर, यहाँ पे सेट नहीं होता। ठीक है, 21st जून को, 21st जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। समझ रहे हो? 20 से बेसिकली 23 दिन ऐसा नहीं है 21st जून को ही होता है, 20 से 23 उसके बीच में कभी भी मतलब सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। हमारे यहाँ समर चलता है और वहीं पे आप देखोगे सदर्न हेमिस्फीयर, टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ये हमारा अंटार्कटिक सर्कल हो गया, यहाँ पे विंटर स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे विंटर हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे समर देखने को मिलता है। एक तरह से काफी ज्यादा लंबा दिन होता है इधर। समझ रहे हो? तो वही बोल रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ई विल बी द राइट आंसर। देखो, अर्थ टिल्टेड है ना, 21st जून को क्या सीन है यहाँ पे सन कहाँ सेट हो रहा है? समझ रहे हो? यहाँ पे पूरा एक तरह से डे ही है। ठीक है, अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा होता है, चाहे यहाँ पे खड़ा हो चाहे यहाँ पे खड़ा हो, उसको उसके लिए दिन ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या सीन है? सेट करे जा रहा है ना, समर सॉलिस्टिस जिसे बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर आता है और वहीं पे हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में जो ये वाला बताया था यहाँ पे हमें विंटर देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर यही है। आप देख सकते हो, डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल। अब इसको एक्सप्लेन करना ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। बोल रहे हैं, व्हाई आर द ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म ऑन अ क्लाउडी नाइट?
क्लाउडी नाइट में ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म क्यों नहीं होते, हमें बताना है। देखो, क्लाउडी नाइट को फॉर्मेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। पहला तो क्लियर स्काई होना चाहिए, ठीक है, क्लियर स्काई होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए लाइट विंड, क्लियर स्काई लाइट विंड होना चाहिए। उसके साथ साथ डिसेंट सॉइल मॉइस्चर भी होना चाहिए, डिसेंट सॉइल मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। इतना कंडीशन उसको मीट होना चाहिए, तब जाके ड्यू का फॉर्मेशन होता है। अब देखो, इसमें ऑप्शन स्टेटमेंट क्या क्या दे रखा है, क्लाउड एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस। बोल रहा है कि क्लाउड एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएशन जो रिलीज होता है अर्थ सरफेस से। ये इसके अगेंस्ट जाएगा, ये गलत होगा। अभी बता रहा हूँ, क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक अर्थ रेडिएशन, द अर्थ सरफेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट, क्लाउड डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू ग्राउंड लेवल, डिफ्लेक्ट करता है ब्लोइंग विंड टू ग्राउंड लेवल। लेट्स से दो बॉटल लो आप, एक नॉर्मल बॉटल लो, ठीक है, ये नॉर्मल बॉटल है, ये थर्मो स्टील वाला जो आता है बेसिकली, इसमें दो लेयर होते हैं, ठीक है। ये बॉटल हो गया। अब दोनों में आप गर्म पानी रखो, दोनों में आप जब गर्म पानी रखोगे तो क्या होगा कि इसमें एक कुछ टाइम बाद ठंडा हो जाएगा, एक कुछ टाइम बाद ठंडा हो जाएगा, बट इसमें एक वार्म ही रहेगा, वाटर वार्म ही रहेगा। अगर गर्म पानी दोनों में रख रहे हो तो वार्म ही रहेगा, ठीक है। वैसे अर्थ का लेते हैं, अर्थ है, एक क्लाउडी नाइट का अर्थ है, एक ये ऐसे नॉर्मल अर्थ है। सोलर इंसोलेशन हो रहा है इस पे, सोलर इंसोलेशन हो रहा है, ये नाइट में कूल हो जाएगा अगर क्लाउडी नाइट नहीं है। अगर यहाँ पे क्लाउडी नाइट है बेसिकली, तो क्या होगा, सोलर इंसोलेशन हो रहा है, फिर उसके बाद क्या इंसोलेशन हो रहा है, फिर उसके बाद जो अर्थ हीट हो रहा है, फिर क्लाउड में जाकर रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है। तो क्या कर रहा है, हीट को ट्रैप कर ले रहा है। जैसे यह हीट को ट्रैप कर रहा है ना इसमें, जिसकी वजह से वार्म ही रह जा रहा है, वैसे क्लाउड हीट को ट्रैप कर ले रहा है, हीट को ट्रैप कर ले रहा है। और आपको पता है कि थोड़ा सा अगर आपको ड्यू ड्रॉप फॉर्म होना है तो उसके लिए थोड़ा सा कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए। जब हीट ट्रैप हो जा रहा है तो जो ड्यू ड्रॉप फॉर्म होने का कंडीशन है बेसिकली वह नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से हमें यह देखने को मिलता है जो क्लाउडी नाइट्स होते हैं बेसिकली उसमें ड्यू ड्रॉप फॉर्म नहीं होते हैं। देखो यहाँ पे बोला क्लाउड एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो रेडिएशन रिलीज होता है अर्थ सरफेस से उसको क्लाउड एब्जॉर्ब कर लेता है, नहीं भाई रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, तो ये हमारा गलत है ना। क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन, जी हाँ ये सही है, रिफ्लेक्ट बैक करता है और अर्थ को वार्म रख किया रहता है, उसकी वजह से हमें यहाँ पे क्लाउड ड्यू फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता, ड्यू ड्रॉप्स का, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड क्या बोला, अर्थ सरफेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट, नहीं हाई टेम्परेचर रखता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, ना कि लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर होता तो ऑब्वियसली ड्यू ड्रॉप फॉर्म होते हैं ना। फिर उसके बाद डी क्या बोला, क्लाउड डिफ्लेक्ट ब्लोइंग विंड टू ग्राउंड लेवल, नहीं भाई ये भी गलत है, तो इसके अकॉर्डिंग वी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देख लो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, द ड्यू ड्रॉप और नॉट फॉर्म ऑन क्लाउडी नाइट बिकॉज क्लाउड रिफ्लेक्ट बाय द अर्थ रेडिएशन, ठीक है। क्लाउड कवर प्रिवेंट रेडिएशन फ्रॉम अर्थ सरफेस फ्रॉम एस्केपिंग ड्यूरिंग द क्लाउडी नाइट, ठीक है। रेडिएशन को स्किप नहीं करने देता है बेसिकली, जो मतलब जो इंसुलेशन होता है, हीट होता है अर्थ का, वह उसको मतलब स्केप नहीं होने देता है, जिसकी वजह से क्लाउडी नाइट में हमें ड्यू ड्रॉप फॉर्म होते हुए नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है विथ रेफरेंस टू मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स बेसिकली जो है इंडिया में, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा और क्या आपको बताना है, हमको आंसर करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है, सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री। सैंड एक माइनर मिनरल है जो हमारे यहाँ लॉ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज टू माइनर मिनरल्स। स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज टू माइनर मिनरल्स, बट पावर रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। बोल रहा है जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वह माइनिंग लीज कर सकता है बेसिकली जो मिनरल्स माइनर मिनरल्स है, ठीक है। बट वहीं पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉर्मेशन है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, जो इतने भी माइनर मिनरल से रिलेटेड है। देखते हैं आगे वाला, थर्ड वाला क्या बोला, स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू फ्रेम रूल टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वह रूल्स एंड रेगुलेशन को बना सकता है सो दैट जो इलीगल माइनिंग हो रहा है माइनर मिनरल्स का उसको प्रिवेंट किया जा सके। बताओ कौन सा होगा। देखो फर्स्ट वाला हमारा सही है, क्योंकि जो एमएमडीआर एक्ट है, माइन मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957,
MMDR एक्ट 1957, इसके तहत सैंड को माइनर मिनरल कंसीडर किया जाता है। जी हाँ, फर्स्ट वाला सही है। सेकंड क्या बोल रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज of minor minerals, but the power regarding formation of rule related to grant of minor minerals lie with central government। नहीं जी, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे हमारा स्टेट गवर्नमेंट होगा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉर्मेशन, ठीक है, तो इसलिए हमारा यह गलत होगा, दूसरा वाला स्टेटमेंट। थर्ड वाला था द स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स। जी हाँ, ये भी हमारा सही है। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री, MMDR एक्ट 1957 के तहत यह है, ठीक है। सेकेंड वाला, एनी मिनरल्स विच बाय नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी डिक्लेयर टू बी माइनर मिनरल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा माइनर मिनरल्स डिक्लेयर किया जाता है, बट यहाँ पे मेंशन नहीं एग्जैक्टली क्या है, बट हाँ रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला हमारा करेक्ट था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स फॉर फॉर्मुलेटिंग द ग्रांट ऑफ करी लीजेस, mining leases, other mineral concession in respect of minor minerals and for purpose conducted therewith, ठीक है। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस सारी चीज़ों को लीज किया जा सकता है, बेसिकली जो माइनर मिनरल्स है उसको, इसके रिगार्डिंग ये बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, बोल रहे विथ रेफरेंस टू कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप इन इंडिया इन लास्ट 5 ईयर। खरीफ क्रॉप के रिस्पेक्ट में पूछा है और लास्ट 5 ईयर के रिस्पेक्ट में पूछा है, ये भी ध्यान रहे, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दे रखा, 4 स्टेटमेंट दे रखा है, हमें बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है, कौन सा करेक्ट है। विथ रेफरेंस टू कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप जो होता है बेसिकली उसके रिस्पेक्ट में उसके कल्टीवेशन के रिस्पेक्ट में पूछा है, और लास्ट 5 ईयर का डाटा को दिया हुआ है, आपको बताना है। बोल रहे हैं द एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज हाईएस्ट, एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन हाईएस्ट हमें देखा गया है अगर लास्ट 5 ईयर की बात करें तो। जी हमारे यह स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर 2015-16 का ही देखें तो हमें लगभग 43.39 मिलियन हेक्टेयर का प्रोडक्शन देखा गया था। उसके अलावा उसके बाद पहले देखें तो अगर 2013-14 का 44 पॉइंट कुछ था, ठीक है। तो एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन हाईएस्ट है इंडिया में, तो फर्स्ट वाला हमारा सही है। सेकंड क्या बोल रहा है, एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड। बोल रहा है जो एरिया है अंडर ज्वार के कल्टीवेशन में वह ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑयल सीड। अगर हम अब देखें तो ये हमारा गलत है, ऑयल सीड का ज़्यादा है, ठीक है, ऑयल सीड का ज़्यादा एरिया है ज्वार के कंपैरिजन में। क्योंकि अगर 2013-14 के रिस्पेक्ट में देखें तो ज्वार का जो था कितना एरिया था, बेसिकली 17 से 18 मिलियन हेक्टेयर, वेयर एज जो ऑयल सीड का था कितना था, 28 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, 28 मिलियन हेक्टेयर था, और वहीं पे हमारा ज्वार का था 17 to 18 मिलियन हेक्टेयर। तो इस वजह से हमारा जो सेकंड वाला स्टेटमेंट होगा वह गलत होगा। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन। मतलब क्या है, जो एरिया है कॉटन कल्टीवेशन का वह ज़्यादा है शुगर केन की कल्टीवेशन से। क्या है बताओ, ये हमारा सही है, ठीक है, तीसरा वाला हमारा सही है। क्योंकि अगर हम शुगर केन कल्टीवेशन देखें 2015-16 का, तो टोटल कितने एरिया में था, लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर में, ठीक है, 5 मिलियन हेक्टेयर में था। वेयर अगर हम वहीं पे किसका था कॉटन कल्टीवेशन का देखें तो यह कितना था, 11.87 मिलियन हेक्टेयर। समझ रहे हो, ये 5 में था, इससे डबल है भाई, तो इसी वजह से हमारा थर्ड वाला सही होगा। और वहीं फोर्थ क्या बोल रहा है, एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन हैज स्टेडली डिक्रीज्ड। एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन, शुगर केन कल्टीवेशन के अंडर जो एरिया है बेसिकली वह स्टेडली डिक्रीज, काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे डिक्रीज करता हुआ दिखा है अगर हम लास्ट 5 ईयर्स में देखें तो। ये गलत है, ठीक है, हमने पहले ही बताया अगर स्टेडली लिखा हुआ है तो इसको मतलब आपको काफी ध्यान से पढ़ना होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलत ही होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए तो कौन सा सही है, फर्स्ट एंड थर्ड, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा करेक्ट है, क्योंकि अगर राइस का कल्टीवेशन देखें इंडिया में तो 44.13 मिलियन हेक्टेयर था 2015-16 में, and it become 43.39 million hectare and it is the highest among all,
ठीक है, दूसरा इनकरेक्ट था क्योंकि एनुअल एरिया अंडर द ज्वार रेंज बिटवीन 17 से 18 मिलियन हेक्टेयर था, वेयरएज जब अगर हम ऑयल सीड की देखी तो 28 मिलियन हेक्टेयर था, समझ रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा था। एंड थर्ड वाला हमारा करेक्ट था क्योंकि शुगर केन कल्टीवेशन 4.9 मिलियन हेक्टेयर, लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर था, और वहीं पे हमारा ए वाला 11.87 मिलियन हेक्टेयर था, ठीक है, कॉटन कल्टीवेशन का। और फोर्थ वाला हमारा गलत था क्योंकि एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन हैज नॉट स्टेडीली डिक्रीज्ड, स्टेडीली डिक्रीज नहीं हुआ है बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, व्हाट इज कॉमन टू द प्लेस नोन एज अलियार, ईसापुर, कंगसाबाती, कंगसाबाती, इन जो तीनों प्लेसेस है बेसिकली इसमें किससे रिलेटेड है, रिसेंटली डिस्कवर यूरेनियम डिपॉजिट्स गलत है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट गलत है, अंडरग्राउंड केव सिस्टम गलत है, वाटर रिजर्वायर जी हाँ ये हमारा सही है डी, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, ऑब्वियसली आप इसमें ट्रिक वगैरह कुछ यूज नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे लॉजिकल गैसिंग वगैरह होता है ना, अगर आपको इसमें से एक भी नाम पता रहेगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे। बताना क्या, water reservoir in Tamil Nadu, Coimbatore district, Alier reservoir is a body of water near Pollachi town, ठीक है। In Maharashtra district, Hingoli, there is a earth-filled dam called Isapur Dam on Penganga river, ठीक है, इसके लिए ये था। अब यहाँ पे आते हैं, अब ये बोल रहा है कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स, पेयर्स दिया हुआ फेमस प्लेस एंड रिवर्स, हमें क्या बताना है कौन सा इसमें से करेक्टली मैच्ड है, ठीक है, करेक्टली मैच्ड कौन सा है। मतलब जो फेमस प्लेस मंदरपुर है वह चंद्रभागा रिवर पे है, त्रिचुपल्ली कावेरी रिवर पे है, हम्पी मालप्रभा रिवर पे है, जो हम्पी है बेसिकली वो मालप्रभा में है, त्रिचुपल्ली कावेरी है, और पांदरपुर चंद्रभागा पे, बताओ कौन सा सही है। देखो इसमें दो सही है, त्रिचुपल्ली कावेरी पे है और पादमपुर चंद्रभागा पे, ठीक है, मतलब चंद्रभागा रिवर वहां से फ्लो होती है जो वो फेमस प्लेस है। अगर हम हम्पी की बात करें तो इसमें मालप्रभा दिया है, देखो मालप्रभा की बात करें तो यह एक ट्रिब्यूटरी है रिवर कृष्णा का, कृष्णा रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है, और हमें फ्लो होता हुआ दिखता है जो बादामी एंड एहियोल है ना, बेसिकली वहां से, ठीक है, ये हिस्टोरिकल जो साइट है वहां से बहता हुआ दिखता है, और ये जो हम्पी है बेसिकली ये तुंगभद्रा रिवर है। ये तुंगभद्रा रिवर पे देखने को मिलता है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ए एंड बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन को देखिए, यहाँ पे देखो आंसर सही है, ठीक है, अरे यहाँ पे तो एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, बट हाँ देखो मालप्रभा कृष्णा रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है, और बादामी अहियोल जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है बेसिकली वहाँ के तो उससे उससे फ्लो होता है, ठीक है, और वे जो हम्पी है हम्पी तुंगभद्रा रिवर पे, ठीक है, इतना याद रखो। अब क्वेश्चन नंबर 20, अब जितने भी क्वेश्चन 2020 में पूछे थे उसको देख लेते हैं, 2019 का हमारा तो हो गया। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दे रखा है और हमें क्या बताना, करेक्ट वन, ठीक है, तीन स्टेटमेंट दे रखा है और इसमें से हमें बताना करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट वाला बोल रहा है जेट स्ट्रीम अकर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली, बोल रहा है जेट स्ट्रीम बस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहता हुआ दिखता है, नहीं गलत है, ये दोनों नॉर्दर्न नॉर्दर्न एंड सदर्न दोनों हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलता है, कहाँ से, लगभग 20 डिग्री से नियर पोल तक, ठीक है, 20 डिग्री से नियर पोल तक ऐसे ऐसे बहता है ना, कहाँ पे बहता है हमें जनरली टोपोपोज पे देखने को मिलता है, ठीक है, और ये दोनों में होता है 20 डिग्री आर्कटिक सर्कल तक, मतलब आर्कटिक तक फिर अंटार्कटिक तक दोनों साइड पे देखने को मिलता है, तो बेसिकली ये गलत होगा फर्स्ट वाला। दूसरा क्या बोल रहा है, ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई, ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई, क्या होगा बताओ इसका। जी हाँ हमारा फर्स्ट वाला सेकंड वाला सही है, कुछ साइक्लोन बेसिकली क्या होता है आई को डेवलप करते हैं, हमें टेम्परेट जो होता है ना टेम्परेट साइक्लोन जो कि फ्रंटल बेसिस पे होता है, लैंड एंड सी दोनों पे ओरिजिनेट हो सकता है, उसमें ज्यादातर आई नहीं देखने को मिलती, बट हाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में हमें आई देखने को मिलती है। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेस देन दैट ऑफ सराउंडिंग, लेस देन दैट ऑफ सराउंडिंग, भाई 10 डिग्री ज्यादा होता है, ठीक है, ठीक है, 10 डिग्री ज्यादा देखने को मिलता है, अगर हम देखें तो यहाँ पे लेस देन नहीं रहेगा, तो फर्स्ट वाला एंड थर्ड वाला गलत होगा हमारा, सेकंड वाला बस सी होगा, तो इसके अकॉर्डिंग सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देखो इन बोथ हेमिस्फीयर
जेट स्ट्रीम रन फ्रॉम 20 डिग्री लैटिट्यूड्स टू पोल्स, ठीक है, 20 डिग्री लैटिट्यूड से पोल तक बहता है। ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई, द आई इज नॉट प्रेजेंट इन टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन में हमें आई नहीं देखने को मिलता और फ्रंटल बेसिस पे ओरिजिनेट होता है, लाइन एक्सिस दोनों पे ओरिजिनेट हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड वाला हमारा करेक्ट नहीं था, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन इज साइक्लोन्स आई इन एरिया विद लोएस्ट सरफेस प्रेशर and warmest air above it. The eye temperature may be 10 डिग्री और मोर above the surrounding area at the height of 12 किलोमीटर, ठीक है। हमें जनरली 10 डिग्री और उससे ज़्यादा देखने को मिलता है, जो आई का टेम्परेचर होता है कम नहीं देखने को मिलता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, विथ रेफरेंस टू ओशियन मीन टेम्परेचर। ओशियन मीन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है, बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या बोला है, ओशियन मीन टेम्परेचर इज मेजर्ड अप टू डेप्थ ऑफ 26 डिग्री Celsius isotherm, which is 129 meter in southwestern Indian Ocean during January to March. ओशियन मीन टेम्परेचर जो बेसिकली होता है मेजर किया जाता है अप टू डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म में, हाँ, विच इज 129 मीटर इन साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च। देखो 129 मीटर नहीं होता है, हमें अगर एवरेज सरफेस टेम्परेचर देखे तो 26 डिग्री तो देखने को मिलता है, मतलब 80 फ़ारेनहाइट, ठीक है, इतना तो देखने को मिलता है बेसिकली। वन बट ये 129 मीटर नहीं होगा, ये कितना होता है 50 से हमें जनरली 100 मीटर तक देखने को मिलता है, ठीक है, 50 से 100 मीटर तक देखने को मिलता है जनवरी मार्च में, जनवरी से मार्च तक। ये तो इसके अकॉर्डिंग हमारा तो फर्स्ट वाला गलत होगा, क्योंकि ये तो फर्स्ट वाला जो इतना दिया है ना, इंडियन ओशियन ओशियन मीन टेम्परेचर मेजर्ड अप टू डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म, इतना तो सही है, बट यहाँ पे आके गलत कर दिया, ठीक है, 50 से कितना होता है 100 तक। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है सेकेंड वाला, सेकेंड वाला बोल रहा है ओशियन मीन टेम्परेचर कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी मार्च कैन बी यूज्ड इन असेसिंग वेदर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मानसून विल बी लेस और मोर देन अ सर्टेन लॉन्ग टर्म मीन्स, ठीक है। इसे बेसिकली मेजर किया जाता है, ओशियन मीन टेम्परेचर से हम मेजर करते हैं कि जो मानसून आने वाला है, हाँ, इंडिया में जो मानसून आने वाला है उस ज़्यादा होगा या कम होगा, समझ रहे हो। इससे हम मेजर करते हैं कि इंडिया में जो मानसून आने वाला है, आपकी बारी ज़्यादा बारिश होगा या कम बारिश होगा, उसको बताता है। जी हमारा सेकंड वाला सही है, ठीक है, सेकंड हमारा सही है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो बी विल विद राइट आंसर, ठीक है। देखो ओशियन मीन टेम्परेचर मेजर अप टू डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म एट डेप्थ वेरिंग फ्रॉम 50 से 100 मीटर, नॉट 129 मीटर, ये ज़्यादा बता दिया था कुछ, ठीक है, और सेकंड वाला हमारा करेक्ट ही था, ठीक। अब यहाँ पे पूछा है कंसिडर फॉलोइंग मिनरल्स, मिनरल्स दे रखा है, हमें बताना है इन इंडिया विच ऑफ द अबव इज आर ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल्स, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑफिशियली मेजर मिनरल्स डिजिग्नेट किया गया है, नामित किया गया है, बताओ कौन सा होगा। बेंटोनाइट दिया है, क्रोमाइट दिया है, काइनाइट दिया है, सिलिमाइट दिया है, सिल्मनाइट दिया है, बताओ क्या होगा। सेकेंड क्रोमाइट, काइनामाइट एंड सिलिमनाइट, यह तीनों मेजर मिनरल्स है, क्या है मेजर मिनरल्स, जबकि वेंटोनाइट अगर देखें तो यह माइनर मिनरल्स में आता है, ठीक है, यह माइनर मिनरल्स में आता है और ये मेजर मिनरल्स में आता है, और यह मेटालिक मिनरल्स है, ठीक है। क्या है मेटालिक मिनरल्स, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो डी विल विद राइट आंसर, आप देख सकते हो। क्रोमाइट, काइनाइट, सिलिमनाइट आर मेटालिक मिनरल्स एंड मेटालिक मिनरल मोस्टली कम्स अंडर द मेजर मिनरल्स कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पे मेजर मिनरल से देखा, माइनर मिनरल से देखा, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर। जो क्रॉप है बेसिकली, जो क्रॉप दिया इसमें से कोई एक सब ट्रॉपिकल है नेचर में। ए हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजीरियस टू इट, अगर हार्ड फ्रॉस्ट आता है बेसिकली उससे वह इंजर्ड हो सकता है, उसका प्रोडक्शन रिड्यूस हो सकता है। इट रिक्वायर एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, कितना 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और रेनफॉल कितनी की रिक्वायरमेंट होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर की होती है, ठीक ठीक है, 50 से 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल फॉर इट्स ग्रोथ। ए लाइट वेल ड्रेन सॉइल कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर, मतलब ज़्यादा ड्रेन बेसिकली इरिगेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लाइट वेल ड्रेन सॉइल मतलब अगर हो तो भी हेल्प करता है मॉइस्चर को रिटेन करने में, विच इज आइडली सूटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, ठीक है। बताओ कौन सा इसमें से होगा। सब ट्रॉपिकल का नेचर शो करता है, हार्ड फ्रॉस्ट से इंजीरियस हो सकता है,
210 फ्री फ्रॉस्ट फ्री डेज होना चाहिए और 50 से 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल होना चाहिए। ठीक है, कौन सा होगा? कॉटन होगा। ठीक है, कॉटन विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हो टेम्परेचर बिटवीन 21 से 30 डिग्री, रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर, सॉइल टाइप वेल ड्रेन ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ब्लैक कॉटन सॉइल होना चाहिए। अब टेक एंड अप्लाई टू टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो हमें गुजरात देखने को मिलता है, महाराष्ट्र देखने को मिलता है, तेलंगाना देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है, फिर राजस्थान देखने को मिलता है। ठीक है, इट इज बिलीव दैट कॉटन प्लांट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। यह बिलीव किया जाता है, मतलब यह माना जाता है कि जो कॉटन का प्रोडक्शन है, कॉटन का प्लांट है, बेसिकली कहाँ पे ओरिजिनेट होता हुआ दिखता है हमें? इंडिया में होता हुआ दिखता है। वन ऑफ द प्राइमरी रॉ मटेरियल यूज्ड इन कॉटन टेक्सटाइल बिजनेस इज कॉटन। ठीक है, कॉटन नीड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज ऑन ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। ठीक है, और ये खरीफ क्रॉप है, रिक्वायर्स 6 to 8 मंथ टू मेच्योर, 6 से 8 महीने लेता है मेच्योर होने में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन प्रोग्राम टू इंक्रीज कॉटन प्रोडक्शन। ठीक है, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी मिशन, इसके लिए कॉटन प्रोग्राम बेसिकली कॉटन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो हमारा इससे हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन? इनमें से कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया कावेरी बेसिन में लोकेटेड है, हमें ये बताना है। ठीक है, पहला दे रखा है नागरहोल नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हो गया, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। बताओ कौन सा होगा? देखो इसमें जो पापीकोंडा नेशनल पार्क है ना, यह नहीं होगा, उसके अलावा सब होगा। फर्स्ट होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा। इसमें भी अगर आपको पता है इन्फॉर्मेशन तो आप सही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा सही। ठीक है, नागरहोल है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, वायनाड है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो सी विल बी द राइट आंसर। पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है ना, यह लाई करता है लेफ्ट एंड राइट बैंक ऑफ गोदावरी। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट बैंक ऑफ गोदावरी के करता है, ना कि कावेरी बेसिन पे। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा सेकंड वाला गलत होगा। देख सकते हो यहाँ पे दूसरा वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि पापीकोंडा लाई ऑन द लेफ्ट एंड राइट बैंक ऑफ रिवर गोदावरी, कट थ्रू द पापीकोंडा हिल रेंज ऑफ ईस्टर्न घाट। ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड एट कन्फ्लुएंस रीजन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, तो ये जो कन्फ्लुएंस रीजन है बेसिकली, यहाँ पे हमें सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चौथा, कबिनी रिवर जो है ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर फ्लो थ्रू द वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट। हालांकि इसको अगर हम देखें तो जो हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ाया था उसमें ऑलरेडी कवर कर रखा है कौन कौन से रिवर कहाँ से बह रहे हैं, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रिगार्डिंग। अगर अभी तक आप आपने उन सब वीडियोस को नहीं देखा तो आई वुड सजेस्ट कि जाइए देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे सिचुएटेड है? ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, ईस्ट ऑफ ले, नॉर्थ ऑफ गिलगित, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। बताओ कहाँ पे? इसका आंसर डी है। आप ऐसे देखो, थोड़ा सा सोचो, अगर आपको लोकेशन एग्जैक्टली पता है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है तो आप इसको करेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज यह रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे पहला बोला ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, अक्साई चीन यहाँ पे है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे, अगर ईस्ट होगा तो इधर होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला गलत है। सेकंड क्या बोला है? ईस्ट ऑफ ले, ईस्ट ऑफ ले, ले यहाँ है, ईस्ट इधर है, तो मतलब यहाँ पे होना चाहिए था सियाचिन ग्लेशियर, तो इस वजह से अभी गलत है। ठीक है, थर्ड नॉर्थ ऑफ गिलगित, गिलगित यहाँ है, यूके। तो इसके नॉर्थ में, तो मतलब यहाँ होना चाहिए था, ये भी गलत है। अब देखो नुब्रा वैली कहीं यहाँ पे है। ठीक है, इसके नॉर्थ में है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला? कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, पेयर्स दे रखा है, रिवर्स दे रखा है और फ्लो इनटू दिया है। ठीक है, बताना हमें कौन सा करेक्टली मैच्ड है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। बोल रहा है पहला मेकोंग अंडमान सी में फ्लो होता है, सेकेंड वाला बोल रहा है कि थेम्स जो रिवर है आयरिश सी में फ्लो होता है, वोल्गा जो है बेसिकली कैस्पियन सी में फ्लो होता है, जम्बेजी इंडियन ओशियन में फ्लो होता है। जी हाँ, जम्बेजी का हम बता सकते हैं कि इंडियन ओशियन में होता है। कहाँ पे बहता है? बेसिकली हमें साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है। साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वहाँ पे नहीं, मतलब साउथ जो रीजन है अफ्रीका का, वहाँ पे हमें जम्बेजी रिवर फ्लो होता हुआ दिखता है। तो ये कहाँ फ्लो होता है?
इंडियन ओशन में फ्लो होता हुआ दिखता है। तो चौथा सही है, चौथा सही है। तो फर्स्ट वाला और बी सेकंड वाला गलत हो गया। इनमें से मतलब या तो तीसरा चौथा हो गया या तो पहला दूसरा चौथा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेकोंग बोला है अंडमान सी में, नहीं अंडमान सी नहीं होगा, ठीक है। कहाँ पे होता है फ्लो होता है? साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी, ठीक है। साउथ चाइना सी में हमें फ्लो होता हुआ दिखता है ये, ठीक है। थेम्स आयरिश सी बोला है, नहीं नॉर्थ सी में, तो ये गलत होगा, ठीक है। वोल्गा कैस्पियन सी, हाँ ऐसा ही है। वोल्गा हमें कैस्पियन सी में फ्लो होता हुआ दिखता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो तो सी विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि मेकोंग रिवर जो है बेसिकली साउथ चाइना सी में हमें फ्लो होता हुआ दिखता है। कहाँ पे ओरिजिनेट होता है इसका? तिब्बतियन हाईलैंड से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और फ्लो करता है चाइना से म्यांमार, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड वाला इनकरेक्ट था, क्योंकि लॉन्गेस्ट रिवर है कौन सा था सेकंड? थेम्स। और हमें कहाँ देखने को मिलता है? साउथ चाइना सी, नॉर्थ सी में हमें फ्लो होता हुआ दिखता है, ठीक है। थर्ड वाला करेक्ट था, लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप का वोल्गा, कैस्पियन सी में फ्लो होता हुआ दिखता है, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा जम्बेजी, फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर है, बेसिक फोर्थ लार्जेस्ट रिवर है कहाँ का? अफ्रीका का, आफ्टर कॉन्गो जायरे जिससे बोलते हैं नाइल, फिर नाइजर के बाद, ठीक है। इंडियन ओशियन में फ्लो होता हुआ दिखता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? बोल रहा है विथ रेफरेंस टू पल्सेस प्रोडक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पल्सेस के प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है और बताना है कौन सा करेक्ट है। स्टेटमेंट दे रखा है, 3 स्टेटमेंट दे रखा है, कौन सा करेक्ट है, ठीक है। पहला बोल रहा है ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड राबी क्रॉप। जो ब्लैक ग्राम है मतलब जो ब्लैक ग्राम है बेसिकली उड़द की बात कर रहा है, ठीक है। उड़द की बात कर रहा है, वह कल्टीवेट किया जा सकता है खरीफ एंड राबी क्रॉप दोनों सीजन में, ठीक है। फर्स्ट वाला सही है, ठीक है। ये दोनों सीजन में, खरीफ एंड रबी सीजन में बेसिकली इसको कल्टीवेट किया जा सकता है। फिर उसके बाद सेकेंड बोल रहा है ग्रीन ग्राम एलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्सेस प्रोडक्शन। ग्रीन ग्राम एलोन अकाउंट नियरली हाफ ऑफ द पल्सेस प्रोडक्शन, गलत है भाई। पल्सेस में बस एक ही नहीं आता, पल्सेस में कई पल्सेस आते हैं। तुर हो गया, ग्राम हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, ये सारी चीजें तो पल्सेस में ही आते हैं ना। तो बोल रहा है इसमें से ग्रीन ग्राम है वह अकाउंट करता है नियरली हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। गलत है सेकंड, गलत। अगर सेकंड गलत है तो ये गलत है, ये गलत, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। बट थर्ड वाला स्टेटमेंट देखते हैं। इन द लास्ट 3 डिकेट्स, अगर लास्ट 3 डिकेट्स में देखें, while the production of kharif pulses has increased, the production of rabi pulses has decreased। बोल रहा है जो प्रोडक्शन है खरीफ पल्सेस का, जैसे ब्लैक ग्राम हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, मोथ बीन हो गया, हॉर्स ग्राम हो गया, ठीक है, पीजन पी हो गया, ये जो खरीफ पल्सेस है बेसिकली इसका प्रोडक्शन इंक्रीज किया गया है, जबकि इंक्रीज किया है। जबकि अगर जो राबी पल्सेस है, राबी पल्सेस में क्या है? राबी पल्सेस जैसे हो गया ग्राम हो गया, मसूर हो गया, ठीक है, मटर हो गया, किडनी बीन हो गया, इसके प्रोडक्शन में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। बताओ क्या है? गलत है, क्योंकि दोनों में इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। दोनों में इंक्रीज देखने को मिला है, इसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है, इसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है, खरी पल्सेस में और जो राबी पल्सेस है दोनों में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए विल बी द राइट आंसर। देख लो थर्ड वाला, इन द लास्ट 3 डिकेट्स बोथ प्रोडक्शन ऑफ खरीफ पल्सेस एंड प्रोडक्शन ऑफ राबी पल्सेस हैव इंक्रीज, ठीक है, दोनों में इंक्रीज देखने को मिला है। 2020 का हमारा हो गया। अब हम 2021 में बैठते हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दे रखा है और बताना हमें कौन सा करेक्ट है। बोल रहा है इन द ट्रॉपिकल जोन वेस्टर्न सेक्शन ऑफ इंडियन ओशियन आर वार्मर देन ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। इक्वेटर हो गया टॉपिक का आंसर, हो गया टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। बोल रहा है जो ट्रॉपिकल रीजन है बेसिकली, अगर हम जो वेस्टर्न ओशियन है, हाँ, ओशियन का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे देखें तो वह वार्मर होता है एज कम्पेयर टू हमें जो ईस्टर्न पार्ट होता है ओशियन का, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड की वजह से होता है, जो ईस्टर्लीज फ्लो होते हैं बेसिकली उस सब की वजह से होता है। तो फर्स्ट वाला हमारा सही है, ठीक है। क्योंकि हमने जो पेरुवियन वाला, पेरुवियन कोस्ट का ही ले लो, मतलब साउथ साउथ पैसिफिक, ठीक है। साउथ पैसिफिक का अगर हम देखें तो जो पेरुवियन कोस्ट है जो क्या होता है, वार्म होता है, ठीक है। वो वार्म होता है, ट्रेड विंड की वजह से वो क्या होता है, वाटर फ्लो कर ले जाता है इधर ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे, जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है वहां तक, ठीक है। जब वाटर फ्लो करता है ट्रेड विंड यहाँ से, जब ट्रेड विंड बहता है तो वाटर को फ्लो कर ले जाता है इधर, तो यहाँ पे एक स्पेस खाली हो जाता है, तो नीचे वाला जो होता है वाटर कोल्ड वाटर होता है, ऊपर की साइड आ जाता है। इसी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हमें ऐसे अटलांटिक में भी देखने को मिलता है, ठीक है।
तो इस वजह से हमारा फर्स्ट वाला सही है। फिर सेकंड वाला बोल रहा है इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन वार्मर देन वेस्टर्न सेक्शन। जी हाँ, सेम चीज होता है, क्योंकि जो ट्रॉपिकल जोन होता है बेसिकली वाटर एयर ऐसे फ्लो होता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा वेस्टर्न सेक्शन वार्मर होता है और ईस्टर्न सेक्शन में कोल्ड होता है। बट यहाँ टेम्परेट जोन में एयर ऐसे फ्लो होता है, वेस्टर्ली जिसे बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो ईस्टर्न सेक्शन वह वार्मर होता है, वेस्टर्न सेक्शन कोल्ड होता है, ठीक है। तो दोनों आंसर हमारा सही है, बी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देखो आप, फर्स्ट वाला करेक्ट है, ट्रेड विंड ओरिजिनेट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से ओरिजिनेट होता है, move towards equator low pressure. At the equator, the trade wind from the two hemisphere collide, rising, bringing up ये तो basic information। जो north east trade wind है basically northern hemisphere में of the tropical zone move warmer water westward through the ocean, ठीक है, through the ocean basically वो जितने भी वार्म वाटर होते हैं वो वेस्टवर्ड की तरफ मूव कराता है, जिसकी वजह से वहाँ पे खाली जगह क्रिएट हो जाता है और जो नीचे वाले कोल्ड वाटर है वो होता है वो ऊपर आ जाते हैं, अपवेलिंग जोन बोलते हैं, ठीक है, इसे हम अपवेलिंग जोन बोलते हैं, जहाँ पे नीचे से वाटर ऊपर आता है। वैसे सेम प्रोसेस हमें कहीं ना कहीं जो टेम्परेट रीजन है वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, लीफ लिटर डिकम्पोज फास्टर देन एनी अदर बायोम। जो लीफ लिटर होते हैं बेसिकली वो डिकम्पोज होते हैं काफी रैपिडली अगर हम अदर बायोम के कंपैरिजन में देखें तो। एज ए रिजल्ट ऑफ सॉइल सरफेस इज ऑफन ऑलमोस्ट वेयर, वेयर मीन्स नंगा होता है, तो सॉइल सरफेस क्योंकि फास्टर डिकम्पोज करते हैं लीफ वगैरह को, जिसकी वजह से सॉइल पूरा बेयर रहता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ट्री, vegetation is largely composed of plant forms that reach up into the canopy vicariously by climbing the tree or grow as the epiphytes root on the upper branches of the tree, ठीक है, rooted on the upper branches of the tree। देखो जो बेसिकली एपिफाइटीज होते हैं ना वो डायरेक्टली ट्री पे इसलिए डिपेंडेंट होता है क्योंकि सन का रेज चाहिए होता है उनको, ठीक है, सन की जो लाइट है बेसिकली उसको लेना होता है। हालांकि पैरासाइट्स तो उस पर डायरेक्टली फूड वगैरह के लिए डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन पैरासाइट्स जो प्लांट्स जो इपिफाइटिस प्लांट्स होते हैं वो ट्री पे बस सन की लाइट के लिए डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो जिस रीजन की बात कर रहा है वह क्या होता है वहाँ पे कैनोपीज वगैरह काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे प्रेजेंट होता है, ऐसे कैनोपीज, ठीक है, सो लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाता। जी हाँ, यहाँ का बात कर रहा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लाइट लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाता, लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। आप देखोगे जब यहाँ पे जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं काफी घने होते हैं, काफी इतना ज्यादा घने होते हैं, नीचे वाला एरिया जनरली लाइट के कांटेक्ट में आता ही नहीं है, मतलब सन रेज के कांटेक्ट में आता ही नहीं है, इतना ज्यादा डेंस होते हैं उसके ऊपर के कैनोपीज। तो इसी वजह से क्या होता है एपिफाइटीज इसको रोल अप करके ऊपर तक जाते हैं और जो सन का लाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, अपना फूड वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसी के रिस्पेक्ट में बोले तो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है यह हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, हैवी एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलता है थंडर एंड लाइटनिंग के थ्रू, जैसे हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया है। ऑल प्लांट स्ट्रगल अपवर्ड मोस्ट एपिफाइटीज फ्रॉम सन फॉर सनलाइट, देखो सनलाइट के लिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि नीचे वाला जो एरिया होता है जनरली हमें वहाँ पे लाइट नहीं देखने को मिलता, सन का लाइट नहीं देखने को मिलता, ठीक है। और एक चीज़ और, वहाँ पे हैवी रेन की फॉल की वजह से जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो भी लीच आउट हो जाते हैं, मतलब बह जाते हैं एक तरह से, या फिर नीचे चले जाते हैं वाटर, मतलब जो सॉइल के नीचे चले जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ की जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पे रिड्यूस हो जाती है। और बट ट्री को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, जो डिकम्पोज जो लीटर बेसिकली डिकम्पोज होता है रैपिडली, उससे ट्री वगैरह को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ठीक है, अगर देखें तो उसी की बात कर रहे हैं बेसिकली। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ, ब्लैक कॉटन सॉइल इंडिया में किसके वेदरिंग से फॉर्म हुआ है, ठीक है। वेदरिंग मतलब, वेदरिंग मतलब यार ऐसे समझो ना, कोई चीज टूट रहा है, हाँ कोई चीज बिखर रहा है बेसिकली, उसके रिस्पेक्ट में। ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, जो ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल होता है उसके वेदरिंग के थ्रू कहीं ना कहीं ब्लैक कॉटन सॉइल फॉर्म होता है। फिशर वोल्केनिक रॉक हो गया, ग्रेनाइट चिट्स हो गया, सेल एंड लाइमस्टोन हो गया। इसमें हमारा करेक्ट आंसर बी होगा, फिशर वोल्केनिक रॉक की वेदरिंग से कहीं ना कहीं ब्लैक कॉटन सॉइल हमें देखने को मिलता है, डेक्कन प्लेटू वगैरह रीजन में देखने को मिलता है, वहाँ पे वोल्केनिक रॉक बेसिकली हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्लैक सॉइल है वो वहाँ पे सिग्निफिकेंट लेवल पे प्रेजेंट है, ठीक है। क्या बताना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज लीस्ट वाटर इफिशिएंट क्रॉप, लीस्ट वाटर इफिशिएंट क्रॉप। वाटर इफिशिएंट क्रॉप क्या होता है, वाटर इफिशिएंट क्रॉप का मतलब क्या है, आप
लेस अमाउंट ऑफ वाटर इसमें आप दे रहे हो, बट प्रोडक्टिविटी उसका सिग्निफिकेंट लेवल पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। 1 लीटर में आपकी प्रोडक्टिविटी लेट से 5 किलो 10 किलो बढ़ जा रही है किसी भी प्रोडक्ट की अगर देखिए तो। अगर वही राइस की हम देखते हैं तो राइस का क्या है कि आपको 45 से 50 लीटर वाटर लगते हैं इसको उसको प्रोड्यूस करने में, 1 kg ऑफ राइस। 1 kg ऑफ राइस को प्रोड्यूस करने में हमें बेसिकली 45 से 50 लीटर ऑफ वाटर लगता है। समझ रहे हो कितना सिग्निफिकेंट लेवल पे लग रहा है। तो बोल रहा है कि लीस्ट वाटर इफिशियंट क्रॉप कौन सा है। लीस्ट वाटर इफिशियंट क्रॉप बता दिया कि मतलब ये है। अब इसमें से लीस्ट कौन सा है? लीस्ट हमें शुगर केन देखने को मिलता है, ठीक है। शुगर केन देख सकते हो आप। शुगर केन रिक्वायर 1800 से 2200 mm एंड बेसिकली इट इज हैवी वाटर इंटेंसिव क्रॉप, ठीक है। 1800 से 2200 mm लगता है और इसका आप देख सकते हो कितना कितना लगता है, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर, 3 ऑफ देम पोर into one of them which join the Indus directly. Among the following, which one is such a river that joins the Indus directly? ठीक है। बोल रहा है 4 रिवर है बेसिकली। अगर देखें तो 3 रिवर एक दूसरे पे मर्ज करते हैं यहाँ पे, फिर एक रिवर डायरेक्टली जो इंडस से मर्ज करता है, ठीक है। हमें उसको बताना है, जो ए रिवर है बेसिकली इसको बताना हमें कौन सा होगा, ठीक है। चेनाब होगा, झेलम होगा, रावी होगा, सतलज होगा। सतलज होगा, ठीक है। सतलज होगा ये। अगर हम देखें तो देखो आप यहाँ पे झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, ठीक है। ये तीनों जो रिवर है बेसिकली इसमें आके सतलज में आके मिल रहे हैं, ठीक है। सतलज, ये सतलज वाला है ना, सतलज में आके मिल रहे हैं, ये डायरेक्टली हमें इंडस में मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा डी वाला सही आंसर था। देखो आप इसको क्या बताना मैप से समझ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू इंडिया दिदवाना, कुचामन, सरगोल, कातू आर द नेम ऑफ द। दिदावन, कुचामन, सरगोल हो गया, फिर उसके बाद खातू, यह किसका नाम है? इसमें से ग्लेशियर नेम है या फिर मैंग्रोव एरिया है, रामसर साइट है, सैलाइन लेक्स है? बताओ कौन सा होगा। ये सब सैलाइन लेक्स है, ठीक है। फिर वही बात, आपको अगर आंसर पता है तो पता है, अदरवाइज आप इसको रॉन्ग करके आओगे। इस पे तुक्का वगैरह नहीं लगता, ठीक है। तुक्का वगैरह मतलब एक आप लॉजिकल गेसिंग की अगर बात कर रहे हो तो भी नहीं लगेगी, अगर आपको इनमें से किसी का नाम भी नहीं पता तो, ठीक है। नाम आपको पता होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। इस लाइन लेक है, सॉल्ट लेक। देखो, salt lake or saline lake is a landlocked body of water that has concentration of salt and other dissolved minerals significantly higher than most lakes, ठीक है। तिदवाना हो गया, कुछ मन हो गया, सरगोल हो गया, खातूआ, सलाइन लेक ऑफ राजस्थान कहाँ पे देखने को मिलता है? राजस्थान में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कंसीडर फॉलोइंग रिवर्स। रिवर्स दे रखा है, अब यहाँ पे पूछा विच ऑफ द एबव राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट, इनमें से कौन सा राइज होता है ईस्टर्न घाट? इंडिया है, यहाँ वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, यहाँ इनमें से कौन सा, यहाँ से कौन सा राइज होता है हमें ये बताना है, ठीक है। दिया है ब्रह्मानी, नागवल्ली, सुब्रनेखा और इसके बाद वमसाधरा। बताओ कौन सा होगा। हमें नागावल्ली एंड वमसाधरा ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होता हुआ दिखता है, ठीक है। ईस्टर्न घाट से राइज होता हुआ दिखता है। सुब्रनेखा पे आई थिंक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये हमें जनरली कहाँ पे देखने को मिलता है? जो रांची प्लाटू है ना, रांची प्लेटू है बेसिकली, वहां से ओरिजिनेट होता हुआ दिखता है और वेस्ट बंगाल उड़ीसा के थ्रू कहीं ना कहीं फ्लो करता है, कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। दूसरा चौथा सही था, बी विल विद राइट आंसर। आप देख सकते हो पहला इनकरेक्ट था। ब्रह्मानी रिवर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ कोयल एंड संक रिवर नियर राउरकेला, ठीक है। कोयल एंड संक रिवर के कन्फ्लुएंस से ब्राह्मणी रिवर बेसिकली एग्जिस्टेंस में आता है, ठीक है। नागावली रिवर ओरिजिनेट कहाँ पे देखने को मिलता है? ईस्टर्न घाट पे। सुवर्ण रेखा ओरिजिनेट कहाँ से होता है? रांची प्लेटू से, ठीक है। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के थ्रू बहता है अगर देखे तो। फोर्थ वाला अगर देखे तो कहाँ पे? फोर्थ वाला क्या था? सादरा एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ओरिजिनेट हमें कहाँ से? कलहंदी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा से होता हुआ दिखता है। ईस्टर्न घाट फ्लो इन उड़ीसा में along the boundary ऑफ आंध्र प्रदेश एंड फाइनली ज्वाइन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश के बाउंड्री से होके बहता है और बे ऑफ बंगाल में फ्लो होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारा 2021 का सारा क्वेश्चन हो गया। हम 2022 में बैठते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर इन लॉन्गेस्ट डे
ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखा था इसमें, उसमें देखा था कि 21 जो जून होता है बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है। अगर देखें तो जनरली हम ऐसे 20 से 23 जो तारीख होता है बेसिकली जून का, उसके बीच में देखने को मिलता है, बट 21 हम मान के चलते हैं कि लॉन्गेस्ट डे होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या होगा, फर्स्ट हाफ द मंथ ऑफ जून मतलब 1 से 15 तक के जून में होता है, गलत। सेकेंड हाफ द मंथ ऑफ जून, जी हाँ, हमें 21 तारीख को देखने को मिलता है ना, तो सेकेंड वाला सही होगा, तो बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे, इसको पढ़ सकते हो आप। दूसरा बस सेकंड क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दे रखा है और हमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है, ठीक है। यहाँ पे बोला है जो हाई क्लाउड्स होते हैं प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ अर्थ, लो क्लाउड हैव द low clouds have a high absorption of infrared radiation emitting from the earth's surface and thus causing the warming effect। देखो, हाई क्लाउड, लो क्लाउड, मतलब जो अर्थ है बेसिकली जो नीचे वाला होता है लो क्लाउड, और ऊपर वाला हाई क्लाउड, ठीक है। अब इसमें पहला पूछा है हाई क्लाउड प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ अर्थ। भाई ये हाई क्लाउड के द्वारा नहीं किया जाता है, ये लो क्लाउड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। लो क्लाउड जो सोलर रेडिएशन होता है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं और सरफेस जो कोल्ड, जो अर्थ का सरफेस है उसे कोल्ड रखते हैं, ठीक है। लो क्लाउड रिफ्लेक्ट करते हैं, ये ध्यान रहे। यहाँ पे बोला लो क्लाउड हैव द हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होता है, अर्थ है, सोलर इंसोलेशन हो रहा है, सोलर इंसोलेशन हो रहा है, फिर उसके बाद जो यहाँ से अर्थ वार्म होकर जो बेसिकली रेडिएशन निकल रहा है ये होता है इंफ्रारेड, ठीक है। और हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, ओनली थ्रू इंफ्रारेड रेडिएशन से हमारा एटमॉस्फेयर हीट होता है, ठीक है। तो बोल रहा है जो लो क्लाउड है हाई एब्जॉर्प्शन होता है इसका इंफ्रारेड रेडिएशन का, जो कि इमिट करता है अर्थ सरफेस से, एंड जिसकी वजह से वार्मिंग इफेक्ट होता है, ये हाई क्लाउड के द्वारा होता है, ठीक है। हाई क्लाउड के द्वारा होता है, ना कि लो क्लाउड के द्वारा। तो हमारा देखो स्टेटमेंट दोनों सही है, बट यहाँ पे हाई क्लाउड कर दिया, यहाँ पे लो क्लाउड किया गया। अगर यहाँ यहीं पे लो क्लाउड होता, यहाँ पे हाई क्लाउड होता, तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही होता है। तो इसके अकॉर्डिंग डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि दोनों गलत है ना। देखो, लो एंड थिक क्लाउड प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। जो लो एंड थिक क्लाउड होता है बेसिकली उसके द्वारा सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट किया जाता है। सेकंड इनकरेक्ट था, क्योंकि हाई एंड थिन क्लाउड प्राइमरीली ट्रांसमिट इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ट्रांसमिट करता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है। एट द सेम टाइम दे ट्रैप सम ऑफ द आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन, ट्रैप भी करते हैं जो आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन होता है बेसिकली, जिसकी वजह से हमें वार्मिंग इफेक्ट देखने को मिलता है सरफेस ऑफ द अर्थ पे, ठीक है। कुछ अब थर्ड क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स, स्टेट्स दे रखा है, हमें क्या बताना है, हाउ मेनी अबव आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, इनमें से कौन सा टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हमें ये बताना है। आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, बताओ कौन सा है। देखो इसमें आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, केरला है, हिमाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, ये तीनों टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सी विल बी द राइट आंसर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एज पर द टी बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, टी बोर्ड जो कि किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियन टी एसोसिएशन, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, केरला एंड कर्नाटका आर द स्टेट नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, ठीक है। कौन कौन सा, असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सब टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स माने जाते हैं बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है हमें ये बताना है, ठीक है। मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, मोनाजाइट एक सोर्स है रेयर अर्थ का बेसिकली। मोनाजाइट कंटेन थोरियम, मोनाजाइट अकर नेचुरली इन इंटायर कोस्टल सैंड्स इन इंडिया। बोला है मोनाजाइट बेसिकली अकर होता है कहाँ पे, नेचुरली इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स बेसिकली जो है इंडिया के, इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स। देखो यार ये थोड़ा सा एक्सट्रीम बेसिकली स्टेटमेंट साउंड कर रहा है, मोनाजाइट अकर नेचुरली इन इंटायर इंडियन कोस्ट सैंड इन इंडिया, गलत, ठीक है। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस एंड एक्सपोर्ट मोनाजाइट। बोला जो गवर्नमेंट बॉडी है बेसिकली वही बस केवल इसका प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट कर सकता है। देखते हैं, मोनाजाइट इज ए सोर्स ऑफ रेयर अर्थ,
मेटल, जी हाँ, हमारे यहाँ जो 17 बेसिकली लिस्टेड रेयर अर्थ मेटल है उनमें से एक है मोनाजाइट। तो फर्स्ट वाला तुम्हारा सही है। सेकंड वाला बोल रहा है मोनाजाइट कंटेन थोरियम। जी हाँ, ये भी सही है हमारा, क्योंकि जो मोनाजाइट है प्रिंसिपल सोर्स है रेयर अर्थ एंड थोरियम का, ठीक है। एक प्रिंसिपल सोर्स माना जाता है रेयर अर्थ एंड थोरियम का। तो बी हमारा दूसरा वाला भी सही है। फोर्थ वाला क्या बोला था, इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडी ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट, जी हाँ ये भी सही है हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो बी विल बी द राइट आंसर, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि मोनाजाइट रेयर अर्थ एलिमेंट है और इंटायर कोस्टल सैंड्स में नहीं मिलता है इंडिया के। अरे यार रेयर कैसे, आप ऐसे अगर देखें तो काफी एक्सट्रीम नहीं लग रहा है। हम खुद इंपोर्ट करते हैं चाइना से रेयर मेटल्स जो होते हैं बेसिकली, सिग्निफिकेंट लेवल पे हम इसको इंपोर्ट करते हैं। अगर इंडिया के इंटायर इंडियन कोस्टल रीजन पे मिलता है, इंडिया के इंटायर जो कोस्टल सैंड्स है वहां पे मिलता है, तो हम इंपोर्ट ही क्यों करते हैं, हम खुद प्रोसेस नहीं कर पाते उसको, तो ये गलत होगा, ठीक है। देखो मोनाजाइट थ्रो फाउंड इन मोस्ट कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया इज अनलाइकली टू फाउंड अलोंग द इंटायर कोस्ट, ठीक है। मेन माइंस आर फाउंड अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया, जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। एज पर एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल 2004, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ए होली ओन्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग of Government of India under DAE, is the only entity which has been permitted to produce and process monazite, ठीक है। इसके द्वारा प्रोड्यूस एंड प्रोसेस किया जाता है मोनाजाइट को बेसिकली, और यही हैंडल करता है डोमेस्टिक यूज एज वेल एज एक्सपोर्ट, ठीक है। फर्स्ट वाला और सेकंड वाला हमारा सही था, क्योंकि जो रेयर अर्थ मेटल है उन जो ग्रुप्स है बेसिकली रेयर अर्थ मेटल के, उनमें से एक है 17 जो ग्रुप्स है उसमें से एक मोनाजाइट है बेसिकली। चाइना की बात करें तो चाइना अकाउंट करता है 90% ऑफ वर्ल्ड्स रेयर अर्थ प्रोडक्शन। इन इंडिया मोनाजाइट इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेयर अर्थ एंड थोरियम, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या बोला है, गांडी कोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। गांडी कोटा कैनियन जो बेसिकली है साउथ इंडिया में, वो किस रिवर पे बेसिकली क्रिएटेड है, हमें ये बताना है। कावेरी, मंजीरा, पेन्नार, तुंगभद्रा, बताओ कहाँ पे है। ये हमें पेन्नार रिवर पे देखने को मिलता है, ठीक है, पेन्नार रिवर पे। जॉर्ज ऑफ गांडीकोटा is situated on Pennar River in Andhra Pradesh, as is known as Great Canyon of India, ठीक है, Great Canyon of India. Gorges are formed when the river erode through the gigantic rock formation over the long period of time. ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली, ये हमें लोकेशन पता चल गया एग्जैक्टली कहाँ पे, पेन्नार रिवर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स, पीक्स दे रखा है और माउंटेन दे रखा है, बता रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, हमें ये बताना है, ठीक है। बोल रहा है जो नामचा बारवा है बेसिकली अग्रवाल माउंटेन में आता है, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में आता है, नौकरेक सिक्किम हिमालय में। नौकरेक, देखो नौकरेक अगर आता है ना तो ये मेघालय में आता है बेसिकली, ठीक। गारो खासी जयंती है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी विल बी रॉन्ग आंसर, आप देख सकते हो थर्ड वाला हमारा गलत होगा। तो बचा 1 और 2, ठीक है। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में हमें देखने को मिलता है, नंदा देवी, ठीक है, बी वाला हमारा सही है, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में देखने को मिलता। नामचा बारवा बोला है गढ़वाल हिमालय, नामचा बारवा देखो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, ईस्टर्न हिमालय में, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय बेसिकली जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है वहाँ पे हमें गढ़वाल हिमालय नामचा बारवा देखने को मिलता है, ठीक है। जहाँ से बेसिकली आप बोल सकते हो जो कौन सा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर टर्न होता है, ठीक है, वहां से नामचा बारवा। तो ये हमारा फर्स्ट वाला गलत होगा, तो बी विल बी द राइट आंसर, दूसरा बस सही है। देखो नामचा बारवा में ईस्टर्न हिमालय में देखने को मिलता है, ठीक है। कुमाऊं का पार्ट है बेसिकली जो वो था नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का पार्ट है। यह कहाँ से जो कुमाऊं हिमालय है सतलुज एंड काली रिवर के बीच में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। थर्ड वाला इनकरेक्ट है क्योंकि नोकरेक इज सिचुएटेड इन वेस्टर्न गारो हिल्स ऑफ मेघालय, नॉट सिक्किम हिमालय, ठीक है। वेस्टर्न गारो हिल्स में हमें देखने को मिलता है, सिक्किम हिमालय में नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स, पेयर्स दे रखा है और हमें बताना है कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। रिजर्वायर दिया है घाटा प्रभा तेलंगाना में, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में,
मैथुन छत्तीसगढ़ में। बताओ कौन सा सही होगा। घाटा प्रभा हमें तेलंगाना में नहीं, कर्नाटका में देखने को मिलता है, ठीक है, कर्नाटका में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट वाला तो हमारा सही होगा क्योंकि ये गलत पूछा है। गांधी सागर मध्य प्रदेश, जी हमारा यह सही है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये गलत होगा। इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, ये हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है। इंदिरा सागर लार्जेस्ट डैम है इंडिया का। इंडिया का लार्जेस्ट डैम है बेसिकली, ठीक है, और नर्मदा रिवर पे लोकेटेड है। नर्मदा रिवर पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये भी हमारा सही हो गया, थर्ड वाला। मैथुन बोल रहा है छत्तीसगढ़, ये झारखंड में है। यह झारखंड में हमें देखने को मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो सी विल बी द राइट आंसर, ओनली 3 पेयर्स, ठीक है, क्योंकि हमारा सही है। आप यहाँ पे देख सकते हो घाटा प्रभा रिजर्वायर कहाँ लोकेटेड है, कर्नाटका में। गांधी सागर हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, तो हमारा सही था। थर्ड वाला इंदिरा सागर डैम हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। लार्जेस्ट डैम है बेसिकली इंडिया में, अगर देखें तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोरेज इन रिजर्वायर, ठीक है। किसके टर्म्स में, जो वॉल्यूम मतलब वाटर स्टोरेज रिजर्वायर में, उसके रिस्पेक्ट में बोला है, ठीक है। मैथुन डैम बेसिकली झारखंड में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड किया गया है बराक रिवर पे, बराकर रिवर पे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा 2022 का जितने भी क्वेश्चन है हमने देख लिए। अब 2023 का और 24 का हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, क्योंकि उसमें लगभग 16 से 20 क्वेश्चन है, तो लंबा वीडियो हो जाएगा। मेरा टारगेट रहता है कि 1 घंटे में जितना भी हो पाए उतना करने, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।